नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बस और एटीएम कैश वैन में भिड़ंत, 6 घायल, एक की हालत गंभीर। व्यापारियों के भारत बंद का दिखा मिला जुला असर। टैक्सेशन अधिवक्ताओं ने भी जीएसटी के प्रारूप पर जताया विरोध। और मेयर सुरेश कुमार ने वार्ड पार्षदों पर बेवजह दबाव बनाने का लगाया आरोप। कहा, अनुशंसा के नाम पर कोई फाइल नहीं है लंबित। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पटना रोड के फकली ओपी के पास शुक्रवार की दोपहर बस ने एटीएम कैश वैन के पीछे से जबरदस्त ठोकर मार दी। हादसे में एटीएम कैश वैन के चालक सहित बस पर सवार करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना की जानकारी मिलते मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरपुर से कैश लेकर वैन पटना जा रही थी। हम लोग तो सोए हुए थे, गाड़ी में बैठे हुए थे एकदम से। हाँ, अचानक से एकदम टकराया था, आवाज हुआ तो हम लोग जगह तो जब तक गाड़ी रेलिंग पर चढ़ गया हुआ था, फिर हम लोग धराधर उतरने लगे। हमारे ही एक आदमी को नाक से खून आने लगा, चोट लग गया है। इसके बाद ड्राइवर में भाग गया। लोग ड्राइवर को तो हम लोग देखे भी नहीं, जो किधर गया, भाग गया। हम लोग चेक पोस्ट पर माने मोटरसाइकिल वाहन चेकिंग में थे। हाँ, तो वही आवाज़ सुने तो हम लोग दौड़े हुए यहाँ आए। तो इसमें मतलब क्या दो वाहनों में टक्कर हुई है? हाँ, मैंने यहाँ आने पर पता चला कि मैंने जय माता दी पीछे से ही गाड़ी आगे थी या पीछे से मैंने ठोकर मारे हुए, ठोकर मारने के बाद पलट गई। तो क्या इसमें कैश वैस भी है क्या गाड़ी? अब वो तो मैंने बैंक के स्टाफ बताएंगे। अभी कुछ बताया नहीं है, जो लोग बैंक के हैं उन लोग बता नहीं रहे हैं। हाँ, मैंने है कुछ कैश उस। ये लोग कहाँ से आ रहे थे बैंक के गाड़ी लेकर के? मुजफ्फरपुर से। कहाँ जा रहे थे? पटना। हार्ड केस बहुत ज़्यादा है अभी तो अब हम लोग नहीं बताए। पहले वो लोग मैंने इंजोर्ड था तो उन लोग को हॉस्पिटल भेजा गया। किस बैंक की गाड़ी है? ICI। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर शुक्रवार को आहूत व्यापारियों के भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। मुजफ्फरपुर में नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस बंद में तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन काला बिल्ला लगाकर चैम्बर के पदाधिकारियों ने व्यापारियों का समर्थन जरूर किया। ईंधन की बढ़ती कीमत, नए ईवे व्हील और जीएसटी को लेकर शुक्रवार को आहूत राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान मुजफ्फरपुर में मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं दुकानें बंद रही तो कहीं बाजारें खुले रहे। व्यापारिक संगठनों ने जीएसटी में सरलीकरण की मांग की। वहीं चैम्बर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पोद्दार ने कहा कि जीएसटी में किए जा रहे बदलाव से परेशानी तो हो रही है, लेकिन दुकानें बंद करके इसका विरोध किया जाना सही नहीं है। वहीं कैट के जिला अध्यक्ष अश्विनी खत्री का कहना है कि व्यापारियों को कुछ कहने सुनने का मौका दिए बिना सरकार ने रातों रात कानून बनाकर व्यवसायियों को मुसीबत में डाल दिया। भारत बंद के बारे में तो पहले ही हम लोगों ने क्लियर कर दिया था कि हम काली पट्टी लगा के इस कानून का विरोध करें। उसी कड़ी में आप देख रहे हैं सारे व्यापारी नगर में भ्रमण करके काली पट्टी लगाने का काम किया है और वो सफल रहा है। और हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए इसके लिए लोग सेल टैक्स ऑफिस भी गए थे, वहाँ मेमोरेंडम भी लोग दे के आए हैं। अन्य कैट के जो लोग हैं तो विरोध हो रहा है और ये विरोध आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये कानून कोई मामूली कानून नहीं। इस कानून के लागू होते ही व्यापारी काम कम और कोर्ट और अदालत का चक्कर ज़्यादा लगाएगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज काली पट्टी लगी है, कल देखिए क्या होता है।
आंदोलन जारी रहेगा और इस कानून का विरोध जारी रहेगा। कैट की ओर से जो बंद बुलाया गया उसमें नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ वस्त्र विक्रेता संघ, मुजफ्फरपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, सराफा जो संघ है, सबने हम लोग का साथ दिया है। जहाँ तक एक्चुअल बंद का शटर डाउन करने का सवाल है उसमें हम उतने सक्सेस नहीं रहे, लेकिन काला पट्टा लगाकर विरोध सबने जताया है और सराफा में कुछ लोगों ने इस बंद को भी किया है। और ये जो हमारा विरोध है पूरा समर्थन मुझे मिला है, इसके लिए मैं सारे जितने भी संगठन हैं सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। और सेल्टेक्स के जो अपर आयुक्त हैं उनको हम लोगों ने जाके ज्ञापन, शैलेंद्र कुमार जी को, उनको हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया। उन्होंने अप्रिशिएट भी किया हमारे सारे पॉइंट्स को कि नहीं ये सब पॉइंट अच्छा है, वो हम उसको ऊपर भेजेंगे। और हम लोग डीएम साहब को भी इसका दे के ज्ञापन दिया है, उन्होंने भी इसको विभाग से बात करने की बात कही है। इधर जीएसटी में सुधार करने की मांग करते हुए टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। अधिवक्ताओं ने कहा कि जीएसटी के निबंधन की धारा 29 या नियम 21A के तहत अधिकारी बिना मौका दिए निबंधन रद्द कर दे रहे हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। एसोसिएशन के अशोक वर्मा, प्रदीप वर्मा, प्रमोद ओझा सहित अन्य सदस्यों ने कहा सरकार ने 1000 से अधिक बार संशोधन किया, लेकिन व्यापारियों से एक बार भी पूछा नहीं गया। हम लोग जीएसटी के विरोध में, कुछ विसंगतियों के विरोध में हम लोग काला बिल्ला लगा के शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जीएसटी के हम लोग सपोर्टर हैं, लेकिन कुछ कानून में ऐसा बदलाव लाया जाता है जिससे हर वकील प्लस व्यवसायी सब परेशान है। आज के दिन में सरकार द्वारा 1185 बार अमेंडमेंट किया गया है, लेकिन अगर किसी व्यवसायी से एक बार गलती होता है तो उसको एक मौका भी नहीं दिया जा रहा है, उसको टैक्स लगा दिया जा रहा है, पेनल्टी लगा दिया जा रहा है। व्यवसायी जब हम लोग के पास आ रहा है तो हम लोग भी उसको मदद करने से असफल हो जा रहे हैं, मदद नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि अपील करना है तो उसमें 25% पहले जमा कीजिए, उसके बाद और भी बहुत परेशानी हो रहा है। रिटर्न फाइल करना है, हम जैसे माल खरीदे किसी से और किसी कारण से वो रिटर्न अपने रिटर्न में अपलोड नहीं किया, उसका नतीजा हमको भुगतना पड़ रहा है। हमको सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि आप टैक्स जमा कीजिए, जब उसका शो होगा तब आपको रिबेट देंगे। अब एक बार टैक्स दे या व्यापार करने के लिए बैंक से लोन लेके हम टैक्स जमा करें, समझ में नहीं आ रहा है। वो वर्तमान में जीएसटी का जो विसंगति का कानून है उस कानून के खिलाफ हम लोग का ये बंदी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। जो अगर हम सेलर हैं, हम किसी से माल परचेज करते हैं और जो माल बेचा हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं, और जो माल हमको दिया वो अगर अपना रिटर्न नहीं फाइल करता है तब तक हमको उसका आईटी से नहीं मिलता है। ये सबसे मेन मुद्दा है। मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि वे पार्षदों के दबाव में नहीं आने वाले हैं। अपने ऊपर लगे पक्षपात के आरोप को निराधार बताते हुए मेयर ने कहा कि शहर के सभी 49 वार्ड अपने हैं, गलत बयानी कर पार्षद राजनीति करने में लगे हैं। मेयर ने साफ साफ कहा कि अनुशंसा के नाम पर कोई भी फाइल उनके पास लंबित है, ये बात कोई साबित कर दे तो वो तुरंत इस्तीफा दे देंगे। जो भी पार्षद का बयान हमने देखा है, एक वरिष्ठ पार्षद हमारे हैं, उनका बयान आया है कि मेयर को 50 लाख रुपए मिला है। उन पार्षद खासकर मेरा ये कहना है कि कम से कम अपनी वाणी को संयम दें, और वो अच्छे पार्षद हैं, अच्छे जानकार हैं, लेकिन बिना तथ्य के नहीं बोलना चाहिए। और उनको खूब मालूम है कि उनके साथ जितने पार्षद वहाँ पर बैठी हुई थी, खासकर गीता जी, उनका वो हमसे 5-5 जो काम कराई है, जो खुद बयान में बोली भी हैं। और जो भी पार्षद वहाँ बैठे हुए हैं उसमें से बहुत पार्षद हमारे पास आते नहीं हुए, और मैं 49 पार्षद मेरे बराबर है, मैं 49 काम करता हूँ। अगर 49 काम नहीं किया रहता तो 174 जो योजना काम हुआ कहाँ से हुआ? उसमें 89 को योजना पर हमारा अनुशंसा किया हुआ है, बाकी का नगरात अनुशंसा की हुई है। दूसरी बात यह है कि सब राजनीतिक बयान है, राजनीतिक इसमें राजनीतिक चीज़ देखा जाए, राजनीति चूँकि हम भी राजनीति में हैं और लोग राजनीतिक में है, राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ा ये कहना है जो मैंने आज भी आके मैंने पहले वही चीज़ का मैंने दरियाफ्त किया है, पता लगाया है, ये बात उठी कहाँ से। पहली बात वार्ड 10 की बात जो है, वार्ड 10 में वो हम लोगों ने बोर्ड में ही पास कर दिया था। बोर्ड में पास होना मतलब 49 पार्षद का साक्षात्कार, उसमें मेयर का कोई अनुशंसा की जरूरत नहीं है। और अनुशंसा हमारे पास ना अभिमन्यु चौहान कभी अनुशंसा के लिए आए, ना जो ब्लेम लगाया गया है ब्लेम में कहीं से सब सरासर गलत है।
मैं सबको अनुशंसा करता हूँ। और रही बात अनुशंसा का, तो मैंने खुद बोर्ड में बोला है कि अनुशंसा करने का खामखाई पार्षदों से हम अपने आप को क्यों झगड़ा करें। अनुशंसा आप जहाँ जो करना है करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किताब में जो लिखा हुआ है, हस्तक में जो लिखी हुई, जो बिहार नगर पालिका में लिखा हुआ है, मैं उसी हिसाब से चलता हूँ और चलता रहूँगा। इसमें कहीं कोई भी दबाव बनाने की राजनीति से मैं नहीं रहूँगा। दबाव जो बनाते हैं उनके लिए सख्त मैं कहना चाहूँगा कि दबाव में मैं नहीं आने वाला हूँ। जो किताब में लिखा हुआ है, और मेयर और महापौर का जो कर्तव्य की बात करते हैं, अनुशंसा की बात करते हैं, तो पार्षदों ने हमको बनाया है ना। अनुशंसा करने का अधिकार मैंने लिया, अनुशंसा करने का अधिकार पार्षदों ने हमको दिया। जो पार्षद तेज तर्रार कहिए, तेज तर्रार मतलब ये है कि जो हमेशा नगर निगम आते रहते हैं, वो लोग जाते हैं नगरों से मिलकर काम करवा लेते हैं। बहुत पार्षद बेचारे जो थोड़ा सा ये रहते हैं छल कपट में या ज़्यादा लाए टाइम नहीं रहते हैं, उनको लगता है कि मेयर साहब काम करवा देंगे और हम तो अनुशंसा कर भेज देते हैं। मेरा चैलेंज आज भी कोई अधिकारी यहाँ का या कोई कर्मचारी बता दे किसी पार्षद का एक भी अनुशंसा किया हुआ पत्र हमारे पास पड़ा हुआ होगा, तो मैं आज भी इस्तीफा लिख दूंगा। जो भी पत्र आता है पार्षद भेजते हैं, अनुशंसा का मैं नहीं करके भेजता हूँ। मेरा तो काम होता है कि उनका पैसा देखना है कि पैसा है कि नहीं है, उनका काम है काम करवाना। और क्या, और मैं खुद कहूँगा, फिर मैं कहूँगा कि मैंने 2 फाइल भेजी, आज तक नहीं काम किए हैं नगर। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार को इथेनॉल उत्पादन का हब बनाया जाएगा। गुरुवार की रात मुजफ्फरपुर पहुंचे मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य की बंद पड़ी 2500 एकड़ में फैली चीनी मिल में इथेनॉल का उत्पादन होगा। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में रोड, बिजली, पानी और कृषि पर कई प्रदेशों को पीछे छोड़ा है और अब उद्योग के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाना है। ये मैं मुजफ्फरपुर के लिए विशेष तौर पे कह रहा हूँ। ऐसे जो आज बैठक हुई है उसमें हम लोगों ने तय किया है कि अब एथनॉल का हब बनाएंगे बिहार को। एथनॉल मतलब तेल का कुआं है, जो एक बार इन्वेस्ट करेगा जीवन भर उसको गवर्नमेंट गारंटी देती है पेट्रोल में मिक्सिंग के लिए, ब्लेंडिंग के लिए। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अप्रोच कर रही हैं। करीब 2500 एकड़ ज़मीन जो बंद चीनी मिल है उस सब जगह गन्ना की पेराई भी हो, गन्ना की खेती भी हो और उससे इथेनॉल भी बने। मक्का से भी इथेनॉल बनता है, मोलसेस से भी बनता है। ऐसी भी बहुत सारी कंपनी अप्रोच कर रही है। बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि, बहुत चीज़ों में बिहार ने कई प्रदेशों को पीछे छोड़ा है, लेकिन उद्योग में हम खुद पीछे रह गए। इसीलिए मुझे ये जिम्मेदारी मेरी पार्टी ने और मुख्यमंत्री ने दी है। सबसे चुनौती वाला काम है और जो चुनौती का काम जब मुझे मिलता है तो मैं उसको बहुत इस बात पे खुश हूँ कि मुझे सबसे कठिन काम मिला है। स्टार्टअप बहुत शुरू किया है, कैसे बिहार आगे बढ़े, बिहार अपने दम पर आत्मनिर्भर बिहार बनेगा। रोजगार और उद्योग यही चुनाव का बहुत मुख्य एजेंडा था और ये काम ईश्वर ने मेरे हाथ में दिया है। तो 2 मंत्रालय तो मेरा ऐसा रहा है जो डायरेक्ट इसमें सहयोग होगा। केंद्र के जितने मंत्री हैं उनका पूर्ण सहयोग सरकार का है। वो लोग भी चाहते हैं कि बिहार में, मैंने गिरिराज जी से बात की, वो डेयरी में, फिशरी में उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ भी इंडस्ट्री शब्द होगा वहाँ मैं उसमें सहयोग करूँ। तो दुनिया देखी है, अब अपनी जन्मभूमि को अच्छे से देखेंगे। 23 फरवरी से लापता मुड़ौल निवासी राजदेव राय का 7 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार का शव मिलते शुक्रवार को पूरे इलाके में कोहराम मच गया। वह कुम्हाड़ा पाकर मीरापुर में उर्स का मेला देखने गया था और वहीं से लापता हो गया था। शुक्रवार की सुबह पोखर से बच्चे का शव बरामद हुआ। इस मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। ये बच्चा का नाम जो है आदित्य कुमार है, पिता राजदेव राय है, बाबा का नाम जवाहिर राय है। ये बच्चा जो है सो मेला देखने गया था, जो मजार लगता है वो 23 तारीख को मीरापुर मजार शरीफ पे। अच्छा। तो ये बच्चा गया था। इस बच्चा को जो है से चंदन कुमार जो है सो लेके गया साइकिल पर बैठा के। अच्छा। चंदन कुमार जो है सो इसको बैठा के ले गया और बच्चा को जो है सो, ये बच्चा का 7 वर्ष उम्र था, इसको आइसक्रीम जो है से खिलाते हुए ले गया। अच्छा। और इसको जो है से ले जाके
उसके बाद जैसे इसको गंगटी ले गया बच्चा को। तो वहाँ गंगटी जो ले गया तो कुछ महिला घास छील रही थी, तो वो सब बोली जे बच्चा को कहाँ ले जा रहे हो? तो बोला कि से हमारा भाई है, से हम खेत दिखाने ले जा रहे हैं। उसके बाद जैसे वो बच्चा को बोरिया मौन पर लेके आया और वहाँ पर जैसे कोई भी आदमी आता जाता नहीं है, चौर है, उसी चौर पोखर में जो है से बच्चा का जो है से अति सोना का जो है से हनुमानी नोच के और उसी में उसको धकेल दिया, जिसके कारण जो है से उसका जो है से पानी में जो है से डूबने के कारण मौत हो गई। और उसके बाद जो है से वो बच्चा वहाँ से आया और एक विक्की कुमार को साथ जाके जंगाहीपुर जो है से वो जो है सो सोना के जो है से वो हनुमानी को 1250 में जो है से बेचा। तो जहांगीरपुर किसके यहाँ बेचा है? ये लक्ष्मी ज्वेलर्स के यहाँ। अच्छा, तो ये दोनों जो अभियुक्त है वो कहाँ के हैं निवासी? दोनों मुरौल के निवासी हैं। लोग बता रहे हैं कि आपसी रंजिश में जो है हत्या की गई है, ऐसा कुछ है क्या? आपसी रंजिश उससे किसी प्रकार का कोई नहीं है। ये जो बच्चा मरा है वो जादव है, वो जो बच्चा जो मारा है सो सावजी है। दोनों एक ही गांव के हैं क्या? दोनों एक ही गांव के हैं। मैंने जो दोनों का जो है सो दूरा एक ही है, आमने सामने दूरा है। वो बच्चा को जो है से वो जो है से इसलिए मार दिया जो कहीं ये बच्चा घरे जाके कह न दे अपने माँ बाबू को जे जो है सो सोना का जो है से मेरा जो है से चक्ति चुरा लिया है या काट लिया है। तो सिर्फ एक हनुमानी चुराने के कारण बच्चा की हत्या हो गई जी। के यहाँ जलसा लगा हुआ था मेला, उसी के बहाने से लड़का को साइकिल पे बैठा के इसी जगह से बैठा के ले गया और रास्ते में उसको एक बर्फ खरीद दिया, वो भी खरीद लिया और खिलाते हुए 3:43 में जो सीसीटीवी बता रहा है ले गया उसको पार करके। उसके बाद फिर हम लोग देखते रह गए, सीसीटीवी चेक किए हैं तो वापस 3 घंटे बाद आया तो अकेले आया, इधर से लड़का को ले गया उधर से अकेले आया। उसी आधार पर हम लोग उसको पकड़ के और पूछताछ किए, मुखिया जी के यहाँ ले करके लगभग लोग थे। तो वो पहले से तो न बता रहा था, लेकिन जब धमकाया गया उसको तो बताता है कि हाँ हम ले गए हैं लड़का को, उसे जिंदा है, हुक्की है। तो सब पूछा गया रे तू उसको खाना दिया है? तो हाँ हम बिस्कुट दिए हैं खाने के लिए। खाया है? तो हाँ खाया है। कहाँ है लड़का? तो पुल में है। तो हम लोग गए वहाँ पुल में देखने तो पुल में नहीं था सर। ठीक है, फिर हम लोग आए वापस, उसको एक थप्पड़ मारा गया। तब अब बोले कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बताता है कि नहीं उसी जगह हल्का पानी है, लेकिन हल्का पानी नहीं था, पानी वहाँ 20 फीट गहरा है। उसी पानी में बोला कि हम वो बोला कि हम हल्का पानी में उसको धक्का दे दिए हैं, वो गिर गया उस पानी में, देखिएगा वहाँ मिलेगा। हाँ वहाँ जब हम लोग गए हैं तो किस स्थिति में सब बरामद किया गया? क्या स्थिति था उसका? लड़का का जी, लड़का पट्टे पड़ा हुआ था, पानी में दहला रहा था 12 बजे रात में। अभी जो बीती है 12 बजे रात, वो 12 बजे रात में प्रशासन के साथ हम लोग गए हैं। उसी के कहने के अनुसार तो खोजा गया है टॉर्च बार की रात में, तो पता चला है कि दहला रहा है पानी। जी, इसमें बच्चे की दुखद तौर से हत्या कर दी गई। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को छिपा दिया गया था। पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर करने के साथ ही मुख्य अभियुक्त को जो है मेन एक्यूज्ड है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है और इसके बाद में इसके आगे की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के अंतर्गत चयनित आधा दर्जन महिलाओं को जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा 10,000 का चेक दिया गया। सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि समाज की मुख्य धारा में शामिल होने और भिक्षावृत्ति से अलग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे इस समाज में सम्मान के साथ जी सके, इसलिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसके बाद दूसरा कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तत्वाधान में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना है, जिसके अंतर्गत भिक्षा मांगने वाली महिलाएं खास करके या पुरुष उनको उससे निवारण दिलाने के दिशा में एक प्रभावी योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, जिसके तहत उन्हें चिन्हित करके उनको बुलाया जाता है और 10,000 की राशि चेक के रूप में उन्हें प्रदान की जाती है ताकि वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सके, अपना नया व्यवसाय शुरू कर सके। भिक्षावृत्ति जैसा मतलब खराब कार्य को पर प्रहार करने के उद्देश्य से ये गतिविधि की जा रही है। उसके तहत आज जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने 5 महिलाओं को 10,000 का चेक देकर उन्होंने चेक दिया और साथ ही उन्होंने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को भी सख्त निर्देश दिया है कि इनका सतत अनुसरण भी करें और इनको व्यवसाय खुलवाने में या शुरू कराने में इनका मदद भी करें,
ताकि ये समाज के मुख्य धारा में सम्मानपूर्वक जिंदगी जी सकें। शुक्रवार को पुलिस सप्ताह के तीसरे दिन वृक्षारोपण, नाटक और पब्लिक पुलिस मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया। एसएसपी जयंतकांत, सिटी एसपी, डीएसपी सहित कई पुलिस अधिकारियों ने पुलिस लाइन में फलदार वृक्षों को लगाया। उसके बाद पुलिस पब्लिक मैत्री फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पुलिस की टीम ने विजयश्री का ताज अपने नाम किया। वहीं नाटक के द्वारा कलाकार मंडली ने भी पुलिस पदाधिकारियों का मनोरंजन किया। पुलिस सप्ताह के अवसर पे हमारे पुलिस केंद्र में 3 कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सर्वप्रथम वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, तत्पश्चात एक नुक्कड़ नाटक, एक अच्छा सा प्ले किया गया और उसके बाद एक फुटबॉल मैच का पब्लिक और पुलिस के बीच में मैत्री मैच हुआ। इस मैच में हमारी पुलिस की टीम जीती। ये तीनों कार्यक्रम बड़ा ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने संपन्न करवाया। 0 माइल गोलंबर स्थित उत्कर्ष क्लासेस में छात्र छात्राओं ने इस बार सीटीईटी परीक्षा में जबरदस्त सफलता प्राप्त की है। संस्था की सौम्या श्री ने 128, अंजलि कुमारी ने 120 और प्रशांत कुंदन ने 110 अंक प्राप्त कर न सिर्फ परिजन बल्कि उत्कर्ष क्लासेस के शिक्षकों को भी गौरवान्वित किया गया है। छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय संस्था के शिक्षकों को दिया। वहीं डायरेक्टर अशोक कुमार और भोगेंद्र कुमार ने सफल छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सीटेट में अपने कोचिंग में टॉप किए हैं और टीचर लोगों का सहयोग रहा है बहुत ज़्यादा ही। किस प्रकार पढ़ाई की थी, कितना टाइम देती थी पढ़ाई को? टाइम तो जो यहाँ रेगुलर क्लास आइए और रेगुलर कीजिए, जितना आप सुन के कर सकते हैं उतना घर बैठ के पढ़ने से नहीं होगा। तो यहाँ पे मोटिवेटेड ज़्यादा किया जाता है बच्चे लोगों को। तो रेगुलर क्लास आए, जो सर लोग पढ़ाते हैं उसको सुने पढ़े। मैंने उत्कर्ष क्लासेस से कोचिंग किया है और यहाँ के जो सर लोग हैं उनका गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप खुद से पढ़ते हैं और यहाँ कोचिंग में जो पढ़ते हैं दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ सर आपको इतना मोटिवेट करते हैं कि आपको लगेगा कि यार आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था दिसंबर 2019 में और वहाँ पे मैंने किया था 107 स्कोर और अभी मैंने फिर से दिया एग्ज़ाम तो मेरा 110 आया। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। मैं यहाँ उत्कर्ष क्लासेस में क्लास की हूँ और सर लोगों के सपोर्ट से मैं फर्स्ट टाइम दिसंबर 2019 में भी क्वालिफाइड हुई और इस बार भी मेरा दोनों पेपर क्वालिफाइड है। सर लोग जैसे वो लोग हम गाइडलाइंस दिए उस प्रकार मैंने क्लास किया और मैंने दोनों टाइम फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया और दोनों टाइम क्वालिफाइड हुई। मैं इस बार सीटेट क्वालिफाई किया है 110 नंबर से उत्कर्ष क्लास 0 माइल मुजफ्फरपुर, जिसमें जगन्नाथ सर, भोगिंदर सर और अशोक सर का बहुत योगदान है। मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया जो कि 20 दिन का ही कोर्स है, जो मुझे 20 दिन ऐसा लगा कि मतलब बहुत अच्छे नंबर से पास किया हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा यहाँ से पास किया गया हूँ। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि कम समय में यहाँ पे जो है ना ट्रिक दिया जाता है, जिस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत जल्दी सीटीईटी क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस कोचिंग का ये है कि 20 दिनों में या 25 दिनों के अंदर यहाँ से 110% रिजल्ट आप ले सकते हैं। मैंने इस बार सीटेट पास किया है, पहली बार ही एग्ज़ाम दिया और दोनों पेपर मेरा क्वालिफाई हो गया है। और यहाँ सब टीचर लोग बहुत ही कंसिलर होकर सबको पढ़ाते हैं। खासकर यहाँ और सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जो कि और कोचिंग में संस्कृत की पढ़ाई को साइड में कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ किसी भी पेपर को अलग नहीं किया जाता है। सभी पेपर का पढ़ाई होती है और सब बहुत ही ज़्यादा सर लोग एक्टिव बच्चे से वो करते हैं कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं मतलब यहाँ पास कर लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा सर लोग मेहनत करवाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, जिसके कारण मैं पास रही हूँ। यहाँ संस्कृत की पढ़ाई बहुत अच्छी है। भोगेंद्र, आज केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी किया गया, जिसमें हमारे यहाँ से विगत कई वर्षों से यहाँ क्लासेस चलाई जाती है और लगभग 95% से अधिक छात्राओं ने पुनः एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेज में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बहुत बहुत बधाई हो। तहे दिल से मैं उन तमाम सभी शिक्षार्थियों का बधाई अभिव्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने काफ़ी परिश्रम के बदौलत इस बार के अधिकतम 128 अंक अर्जित किए हैं। रौम्या श्री ने यहाँ से अधिकतम 128, अंजलि कुमारी 120, इस प्रकार से लगातार छात्रों का अभी कॉल आ रहा है। अपने व्यस्ततम समय में से निकालते हुए उन तमाम छात्रों की मैं कॉल को रिसीव कर पा रहा हूँ।
शिक्षार्थियों से जुड़कर उनसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। लगातार मिठाइयों का तांता लगा हुआ है, इससे मैं और भी खुश और हर्ष का उल्लास महसूस कर पा रहा हूँ। मैं उन सारे उत्कर्ष क्लास के उत्कृष्ट प्रदर्शन में शामिल हुए अभ्यर्थियों, शिक्षार्थियों जो एक भावी शिक्षक के दौर में हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं तहे दिल से ये कामना करता हूँ कि वो बहुत अच्छे पोस्ट तक केवी, एनवीएस, सैनिक वगैरह वगैरह विद्यालय में अपने अच्छे प्रदर्शन एक आदर्श शिक्षक के रूप में कार्य करे। ये मेरी शुभकामना रहेगी कि जो बच्चे कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी है और वो बेहतर व्यस्त है, चूँकि दौर तो है शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात हो रही है, कोई ये ऐसा तो है नहीं जो छोटे मोटे कोई क्लासेज है, +2 है वगैरह वगैरह, नहीं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता की बात हो रही है। तो उसमें एक एज भी होता है, एक लायबिलिटीज़ भी होता है। तो सब बेहतर समय में से, उतने व्यस्तम समय में से अगर वो थोड़ा मेरे पास निकाल के आते हैं तो आई होप, मैं इतना आशा करता हूँ कि वो सिर्फ कंटिन्यूटी बना रहे तो वो बेहतर कर जाता है। उसमें हम लोग का अपना कुछ योगदान ये रहता है कि समय समय पर कुछ जांच परीक्षा लेते रहना, एग्ज़ाम के लिए जो उनके अंदर एक हेजिटेशन होता है उसको पहले ही निकाल देना। शुक्रवार को भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय द्वारा गरहा में अपने पिता स्वर्गीय अर्जुन राय की स्मृति में वर्षों से मनाए जा रहे स्वर्गीय अर्जुन राय चेतक घोड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रथम पुरस्कार विनोद गुप्ता उत्तर प्रदेश, द्वितीय पुरस्कार प्रवीण राय वैशाली, तृतीय पुरस्कार पप्पू बेली इलाहाबाद को मिला। वहीं बिट्टू यादव आरा, कटिबंध सिंह खगड़िया को विशिष्ट पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। शुक्रवार को आयोजित जिलाधिकारी के जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। डीएम ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और ऑन द स्पॉट निष्पादन किया। दर्जनों मामलों को संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास भेज दिया गया। ज्यादातर मामले जमीनी विवाद के ही देखे गए। शुक्रवार को, प्रत्येक शुक्रवार को जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से लोग आम समस्या लेकर के आते हैं। उनके समस्याओं का समाधान बहुत मामलों में ऑन द स्पॉट कर दिया जाता है। कुछ मामले में संबंधित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाते हैं। इस बार भी सैकड़ों की संख्या में फरियादी आम जनता साक्षात्कार कार्यक्रम में समरनालय स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में इकट्ठा हुए। उनके समस्याओं को सुना गया और उसके निवारण को लेकर के संबंधित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। विभिन्न मांगों को लेकर 4 दिनों से केजरीवाल अस्पताल में चल रहे प्रदर्शन अस्पताल प्रबंधन के आश्वासन के बाद शुक्रवार को समाप्त हो गया। अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर संतोष कुमार ने कहा कि कर्मियों की मांगे मान ली गई है। वहीं संघ के अध्यक्ष AR अनु का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से लंबित मांगों के लिए 1 माह का समय लिया गया है। वार्तालाप हुई है कि यूनियन के नेता अनुज जी हैं और कुछ लोग कर्मचारी लोग साथ बैठे थे, तो हमारे सेक्रेटरी महोदय का कहना हुआ है कि हम जो भी आपकी बात है उसको मार्च में हम लोग बैठ करके और समाधान करेंगे और हमारी भी बात आप तक रखेंगे। दोनों आदमी मिल बैठ करके जो निदान होगा सो कर लेंगे मार्च, इसी मार्च। साफ सुथरी मांगे हैं, जो भी मांग है उसमें कुछ बातें तो पहले से हो चुकी है इनके लिए, और जो कुछ बचे हुए बात है वो मार्च तक का समय लिया गया है। कोई लास्ट डेट की डेडलाइन रखी गई है? मार्च कीजिए लास्ट डेट। नहीं, हम लोगों का 6 सूत्री मांग को लेकर हम लोग पिछले 4 दिनों से आंदोलन में थे। आज प्रबंधक के स्तर से वार्ता हुई, जिसमें प्रबंधक महोदय ने हम लोगों के 4 मांगों पर तो सहमति व्यक्त की कि 4 मांगों को लागू किया जाएगा, और 2 मांग जो था, एक रिटायरमेंट का वर्ष और एक वेतन का, जिस पर उन्होंने कहा कि वेतन वाला जो मांग आपका है बढ़ोतरी का, उसको हम 1 महीना का समय दीजिए मार्च का, उसके बाद हम आपको जो मार्च में है डिसीजन करके इसको लागू करेंगे। तो जो हमारे प्रतिनिधि वहाँ गए थे, सभी लोगों ने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, उनके इस आश्वासन पर कि मार्च भर का उनको हम लोग भी समय देके अपने आंदोलन को 1 माह के लिए हम लोग स्थगित करते हैं। पेट्रोल और डीजल में बढ़ती वृद्धि से आम जनता का हाल बेहाल है। ऐसे में बस ओनर एसोसिएशन ने भी बस किराए को बढ़ाने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमत की वजह से 15 मार्च से बस किराए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसमें कहीं से सरकार दोषी नहीं है, क्योंकि स्थिति ऐसा बन गया
तो बढ़ाना लाजमी था। अब रोज़ रोज़ बढ़ रहा है। सरकार के स्तर से भी अगर होता कि एक दिन ही इतना बढ़ोतरी हो गया तो लोग उसी में दिमाग लगाते। तो अब चूँकि रोज़ बढ़ रहा है, इसलिए 28 फरवरी को हम बैठक करने जा रहे हैं नॉर्थ बिहार का, मुजफ्फरपुर में बैरिया, और नॉर्थ बिहार 29 तारीख को पटना में, और सभी जिला अध्यक्ष को निर्देश दे दिया जाएगा कि अब कितना स्थिति, आज के डेट में जो स्थिति है उसमें 25 से 30% का बढ़ोतरी होना चाहिए। कल क्या होगा, लोगों के विचार लेने के बाद ही इस पर स्पष्ट होगा। क्योंकि फिर कोरोना का भी ये है, तो उसको भी मेंटेन करते हुए देखना है, लोगों का आवागमन पर कोई बोझ न पड़े, और सरकार और जनता के बीच का एक हम सौकर का काम करते हैं। सौकर बहुत सोच समझ के जो ओवरलोड न हो, इससे सौकर ख़त्म हो जाए, इसलिए बहुत विचार विमर्श के बाद उस दिन निर्णय लिया जाए। संभावित कितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है? संभावित 25 से 30% का उम्मीद किया जा रहा है। अब लोगों के विचार विमर्श कब से लागू होगा? 15 मार्च से, चूँकि अब फिर 1 मार्च को ना, आज भी गैस सिलेंडर पर 25 रुपया बढ़ोतरी हो गया। तो कहना मुश्किल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उफाफों की स्थिति है, इसी में बच बच के चल रहे हैं। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।